जय हिंद डॉक्टर्स। क्या क्वेश्चन दिया था? दो। राइटिंग बहुत गजब की हो रही है आपकी। मैंने पढ़ाया कहां तक था? अच्छा, क्वेश्चन कराना है ना इसके बाद भी मुझे? ठीक है। मोलर कंडक्टेंस निकालना है आपको NH4OH का, अल्फा निकालना है आपको NH4OH का, और आपको दे रखा है कापा NH4OH का। ये दे रखा है 9.52 इंटू 10⁻⁻⁵, और कंसंट्रेशन आपको दे रखा है NH4OH का 0.01 मोलर। ये होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में ना, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। हो गया था ये सॉल्व? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या आया था NH4OH का? 272। और अल्फा कितना आया? 3.5%। बिल्कुल सही आया। एक बार देख लेते हैं। देखो अपन को निकालना क्या है, सबसे पहले तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है NH4OH का। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली लिखेंगे अपन। लास्ट क्लास में बताया था डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। देखो मुझे क्या चाहिए, NH4OH का मोलर कंडक्टेंस ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। किसकी मदद से लूंगा? यहाँ पर 3 डेटा दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहां पर आप देखो NH4 प्लस 1 चाहिए और OH माइनस भी 1 चाहिए। अब ढूंढो NH4 प्लस का है, ये रहा। कितने हैं? 1 चाहिए। भी कितना था? 1। तो मैं कह सकता हूं ये किसके बराबर हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl के बराबर हो जाएगा। प्लस OH माइनस कितना चाहिए? 1, ये रहा 1। तो प्लस लिख देता हूं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH माइनस। अब इन दोनों को जब मैंने लिया तो कुछ एक्स्ट्रा आया। एक्स्ट्रा कौन आया? Cl माइनस आया। कितना आया? 1 आया। अब इसको हटाना है, हटाऊंगा कहां से? यहां से। यहां पर है भी कितना? Cl माइनस 1, तो रिमूव कर दो। माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, बस वैल्यूज पुट कर दो। यहां पर कितना आ जाएगा? ये है 150 प्लस 198 माइनस 76। ठीक है, 272 यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है, अब यहां पर आ गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH। आपको निकालना क्या है? अल्फा निकालना है। अब अगर अल्फा के फॉर्मूले की बात करते हैं तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपन ने निकाल लिया, एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अब एक ही फॉर्मूला अपन जानते हैं मोलर कंडक्टेंस का। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, कापा इंटू 1000 अपॉन m। अब निकालना है मोलर कंडक्टेंस NH4OH का एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो यहां पर कापा भी किसका रखना पड़ेगा? NH4OH का। कंसंट्रेशन भी किसका रखना पड़ेगा? NH4OH का।
तो ये आ जाएगा NH4OH का कापा और NH4OH का कंसंट्रेशन। वैल्यूज पुट करनी है बस। कापा देखो NH4OH का गिवन है आपको 9.52 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.01। तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 2 बन जाएगा, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 9.52। यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अल्फा NH4OH का किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH। बस वैल्यूज पुट करनी है। अब यहां पर अगर अल्फा आप परसेंटेज में निकाल रहे हो तो इनटू क्या कर देंगे अपन 100। तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कितना है 9.52, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना है 272 इंटू 100। तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है 952 डिवाइडेड बाय 272। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.5%। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ देना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होना चाहिए। हम्म हाँ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? अगर एग्जामिनर चाहे तो इस क्वेश्चन में दो और चीजें पूछ सकता है, एक सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब के सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा आपने निकाल लिया, सी आपको गिवन है, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के आ जाएगा। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अगर बोल देता है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ही क्या होता है सॉल्युबिलिटी। तो अपन यहां से क्या निकाल लेते हैं केएसपी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लिया? ये लिख लिया ना सभी ने? क्वेश्चन लिखेंगे अपन। कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, conductivity of saturated solution, conductivity of saturated solution of AgCl is, conductivity of saturated solution of AgCl is 2.2 into 10 to the power -6, 2.2 into 10 to the power -6 ohm inverse centimeter inverse, ohm inverse centimeter inverse, and conductivity of water is, and conductivity of water is 0.8 into 10 to the power -6 ohm inverse centimeter inverse. Full stop. If at infinite dilute, if at infinite dilution, if at infinite dilution molar conductivity of, if at infinite dilution molar conductivity of AgNO3 comma HCl and HNO3 are comma HCl and HNO3 are
135, 426 and 421. 135, 426 and 421 centimeter square mole inverse ohm inverse respectively. Centimeter square mole inverse ohm inverse respectively. Calculate solubility and solubility product of AgCl. Calculate solubility and solubility product of AgCl. Calculate solubility and solubility product of AgCl. हो जाएगा सॉल्व? करो। कितना आ रहा है? हम्म 15.7 into 10 to the power 1. 10 to the power minus अच्छा, आप में से किसी को पता है कि मैंने आयनिक क्रिस्टल की टेबल कब पढ़ाई थी? और वो ऑनलाइन वाली क्लास थी, है ना? कब पढ़ाई थी? 6 को, 6 मार्च। हाँ 6 मार्च को होगा। 6 मार्च को होगा क्या? पक्का 6 मार्च? ठीक है। हाँ वो तो मुझे याद है कि वो लंबी क्लास थी, याद तो आ गया। ठीक है। हाँ और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? 1.5 into 10 minus 5। 1.5 into 10 to the power minus 5 बिल्कुल गलत है। अब इधर देख लो क्वेश्चन, समझना इस क्वेश्चन को। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर जुड़ा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं दे रखा, पर अपन को पता होना चाहिए। देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करे, मैंने आपको हर जगह लिखा था कि अगर सॉल्विटी AgCl की निकालनी है तो सॉल्विटी कहां से निकलेगी? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले फॉर्मूले से, है ना? तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपन किसका रखेंगे? AgCl का रखेंगे। कापा भी किसका रखेंगे? AgCl का रखेंगे, तभी जाके सॉल्युबिलिटी निकलेगी AgCl की। अब इस क्वेश्चन में ये जो कापा गिवन है, ये AgCl का नहीं, सोल्यूशन का गिवन है, पढ़ लो लैंग्वेज। और ये जो कापा गिवन है, ये वाटर का गिवन है। अब अगर मैं सॉल्यूशन के कापा की बात करूं, सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी की बात करूं, तो सॉल्यूशन में कंडक्टेंस कौन कौन करेगा? AgCl भी करेगा और वाटर भी करेगा। वाटर ऑल दो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पर H+ और OH- निकालेगा। और अगर H+ और OH- निकालेगा, मतलब उसके कारण भी कंडक्टेंस आएगा, उसके कारण भी 1 ml में कंडक्टेंस आएगा, और उसे अपन क्या बोलेंगे? कापा बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? सॉल्यूशन का कापा है, और ये किसका कापा है? वाटर का कापा है। तो अपन को किसका कापा निकालना पड़ेगा? यहां से AgCl का कापा निकालना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी अपन निकाल रहे हैं AgCl की। सॉल्युबिलिटी किसकी निकालेंगे? सॉल्यूट की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? AgCl की निकालेंगे। तो मुझे एक चीज समझ में आती है, जो कापा होगा सॉल्यूशन का, वो किस किस के कारण आएगा? AgCl के कारण भी आएगा और वाटर के कारण भी आएगा।
अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहां चला गया था कापा वाटर का? तो वाटर का जो कापा होता है, वाटर के कारण जो कंडक्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, उसको अपन नेग्लेक्ट करके चलते हैं, उसको अपन नेग्लेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कंडक्टेंस में, डेफिनेटली है, क्योंकि वाटर से भी तो H प्लस और OH माइनस मिलेंगे। और याद करो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको घर पे करने को दिया था, वहां पर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH माइनस आ रहा था, और काफी अच्छी खासी वैल्यू थी वो, चेक करो 198 के आसपास थी, है ना? मतलब काफी अच्छी खासी वैल्यू थी। मतलब वाटर के कारण भी क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, पर उसको अपन क्या करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में वाटर का कंडक्टेंस नहीं दे रखा होता, वाटर की कंडक्टिविटी नहीं दे रखी होती, तो अपन बाय डिफॉल्ट इस कापा को AgCl का कापा मान लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां से कापा निकल जाएगा AgCl का, ये किसके बराबर हो जाएगा, सोल्यूशन का कापा। सोल्यूशन का कापा कितना है, 2.2 इंटू 10 टू द पावर -6, माइनस वाटर का 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। पर सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए अपने पास एक और डेटा होना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, AgCl का। और वो कैसे निकालूंगा, इन तीनों डेटा की मदद से निकालूंगा। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl, ये किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मुझे यहां पर Ag प्लस 1 चाहिए और Cl माइनस 1 चाहिए। देखो Ag प्लस कहां पर है, ये रहा। कितना चाहिए था, 1, मिला भी कितना, 1, कहां से मिला, AgNO3 से, तो ये हो जाएगा AgNO3 प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, Cl कितना चाहिए, 1 चाहिए, कहां मिल रहा है, ये रहा। चाहिए था 1, मिला भी कितना, 1, तो ये हो जाएगा HCl से मिल रहा है। अब जब इन दोनों को लिया तो कुछ एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा कौन आया, NO3 माइनस आया और H प्लस आया। इनको रिमूव करना है, H प्लस कितना रिमूव करना है, 1, NO3 माइनस कितना रिमूव करना है, 1, तो देखो एक एक मिल गए, हटा दो, तो ये हो जाएगा माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HNO3। वैल्यूज पुट करो, वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 135 प्लस 426 माइनस 421, ये कितना हो गया 5, 5 प्लस 135 140 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है, अब बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 अपॉन m। m ही क्या है, सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होती है। अब आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है AgCl की, तो कापा भी रखना पड़ेगा AgCl का, मोलर कंडक्टेंस भी रखना पड़ेगा AgCl का। बस वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा 140 इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ AgCl। अब मोलैरिटी ऑफ AgCl ही सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl होगी। ये आ गया 100, ये 100 इधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 बनेगा, 10 टू द पावर -2 एंड 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। केएसपी किसका निकालना है, AgCl का। और याद करो AgCl का केएसपी अपन ने लास्ट क्लास में लिखा था, S स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -10, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स की पावर 2। बस एक पॉइंट ध्यान रखना था बस इस क्वेश्चन में, ये रहा। हाँ बिल्कुल, लिख लिया।
तो टॉपिक क्या चल रहा था, अपन पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। लास्ट फैक्टर अपन ने पढ़ा था डाइल्यूशन। और जब अपन ने डाइल्यूशन पढ़ा था तो एक ग्राफ अपन ने प्लॉट करा था मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी के बीच में, रूट कंसंट्रेशन के बीच में अपन ने ग्राफ प्लॉट करा था। और उस ग्राफ से एक इंपॉर्टेंट चीज अपन ने क्या करी थी, फिगर आउट करी थी। क्या फिगर आउट करी थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका किसने बताया था, कोलरॉश ने। तो अपन ने कोलरॉश लॉ पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस देखी और सारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक नोट डाल के पॉइंट लिखूं कि डाइल्यूशन का इफेक्ट जब अपन ने पढ़ा तो वहां पर अपन ने क्या क्या चीजें देखी, उसको एक बार देख लेते हैं। मुझे जवाब देना, अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा, सोल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अच्छा, अगर डाइल्यूशन कर रहा हूं, कंसंट्रेशन घट रहा है, तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ा था या घटा था? कंडक्टेंस बढ़ा था। और कापा घटा था। कापा क्या हुआ था, घटा था। और कंडक्टेंस बढ़ा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कंडक्टेंस बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी, डाइल्यूशन के कारण मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ रहा था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ रहा था। मतलब मैं कह सकता हूं कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। किसके कारण? डाइल्यूशन के कारण। ये चीज समझ में आती है? अब यहां पर ध्यान से सुनना, एक बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होता है यहां पर। मैंने आपको ये समझाया था डाइल्यूशन के कारण कापा क्या होता है, कम होता है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी समझाया था, वो एग्जांपल लिया था 50 लाख 1 करोड़, है ना। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आराम से समझ में आ रहा था। ध्यान से एक चीज सुनना, डाइल्यूशन जब अपन करते हैं ना तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन को करते हैं। जब मैंने डाइल्यूशन का इफेक्ट बताया था तो मैंने कहा था कि 1 लीटर ले रहा हूं पानी, उसमें 1 मोल डाला, उसके कारण कंडक्टेंस निकाला। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस ज्यादा आता है ना। पर मैंने आपसे ये भी चीज पूछी थी, क्या ये पढ़ना है अपन को? नहीं। आपने कहा था सर अपन तो पढ़ रहे हैं डाइल्यूशन का इफेक्ट, इसको डाइल्यूट करो। तो जब अपन डाइल्यूशन कर रहे थे तो एक सोल्यूशन को लेकर कर रहे थे, एक सोल्यूशन लिया, उसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने के बाद कंडक्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है उसकी स्टडी करी, कापा बढ़ रहा है या घट रहा है उसकी स्टडी करी। तो जब एक सोल्यूशन को अपन डाइल्यूट कर रहे थे, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो एक सोल्यूशन को जब अपन डाइल्यूट कर रहे थे तो कंडक्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। कापा क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, पर सपोज करो आपको ऐसा बोल दे एग्जामिनर कि दो सोल्यूशन है ए और बी। ए सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और बी सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो क्या है, कम है। ए सोल्यूशन का कंडक्टेंस क्या है, ज्यादा, बी का क्या है, कम। अब आप मुझे बताओ, अगर ए सोल्यूशन का कंडक्टेंस ज्यादा है तो यहां से अगर 1 ml सोल्यूशन निकालूंगा उसका भी तो कंडक्टेंस ज्यादा ही होगा। अगर 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस ज्यादा है तो उसका कापा भी तो ज्यादा हुआ। और यहां से 1 ml निकालूंगा तो उसका कंडक्टेंस कम होगा। मतलब कह सकता हूं अगर यहां पर कंडक्टेंस ज्यादा है तो इसका कापा भी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब कंफ्यूजन पता है क्या आता है, सर अभी तो आपने बताया था कापा और कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो दिख रहा होगा। अब यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, पर कब हुए ये, डाइल्यूशन के केस में। और डाइल्यूशन अपन किसका कर रहे हैं, एक ही सोल्यूशन का कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? दोनों चीजों को इंटरलेट मत कर देना। दो अलग अलग सोल्यूशन दे रखे हैं, दो अलग अलग सोल्यूशन का कंडक्टेंस अगर आपको गिवन है, दो अलग अलग सोल्यूशन है, दो अलग अलग सोल्यूशन का कंडक्टेंस आपको गिवन है, तो बट नेचुरल सी बात है इसके 1 ml सोल्यूशन का भी कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। पर अगर अपन डाइल्यूशन की स्टडी करेंगे तो डाइल्यूशन तो एक ही सोल्यूशन का करेंगे। तो जब डाइल्यूशन की बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे कि कंडक्टेंस बढ़ता है और कापा कम होता है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन, इसको लिखना पहले। बोलूं क्वेश्चन?
Which of the following has maximum conductance? क्वेश्चन लिखेंगे, which of the following has maximum conductance? Which of the following has maximum conductance? चार ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ, मैक्सिमम कंडक्टेंस, यहां पर अपन को मैक्सिमम कंडक्टेंस फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी? सी किस किस को लग रहा है और डी किस किस को लग रहा है? बाकी के हाथ कहां है? इधर देखो ध्यान से, कितने आयन मिलेंगे? 2 आयन मिलेंगे। यहां कितने मिलेंगे? 2 आयन मिलेंगे। यहां कितने मिलेंगे? पक्का? और यहां कितने मिलेंगे? वीक है टमाटर ये बड़ी मुश्किल से 2 भी निकाल लेना, वो भी गनीमत है। ये बात समझ में आ रही है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, 3 आयन डेफिनेटली यहां से मिलेंगे। मैक्सिमम कंडक्टेंस यहां से मिलेगा। और याद करो, जब मैंने सारे फैक्टर्स बताए थे तो सबसे पहले बताया था नंबर ऑफ आयंस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी? कापा किसका मैक्सिमम होगा? एक चीज तो समझ में आती है कि बी तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, ये तो बीच वाला है, ये नहीं होगा, है ना? या तो ए होगा या सी होगा। कापा मैक्सिमम उसका होगा जिसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। जिसका कंसंट्रेशन होगा ज्यादा उसका कापा भी होगा ज्यादा। और मजेदार बात सुनो, यहां पर एक ही सॉल्यूशन है, मतलब यहां पर डाइल्यूशन की बात हो रही है। अलग अलग कंसंट्रेशन पे एक ही सॉल्यूशन दे रखा है। देखो केसीएल का ही सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है? केसीएल है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहां पर जाके आपके इस चैप्टर का एक सेक्शन खत्म होता है, दैट इज कंडक्टेंस टर्म। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है क्योंकि कोहलरॉश और उसकी एप्लीकेशन से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ कोहलरॉश एप्लीकेशन, घुसेगा यहां से निकलेगा पता नहीं कहां कहां से, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता भी है। कोलरॉश लॉ और उसकी एप्लीकेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। और जो कंडक्टेंस टर्म अपन ने पढ़ी, तो अपन ने वहां पर पढ़ा क्या था? अपन ने सिर्फ 2-3 नई टर्म तो देखी। एक तो कापा देखा, है ना? और क्या देखा? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बस यही पढ़ा था। ठीक है, बहुत आसान सा सेक्शन था। ऐसे ही 2 सेक्शन और है इस चैप्टर के और चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? वो दोनों सेक्शन भी बहुत ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, और मजेदार भी है। नेक्स्ट सेक्शन अपन पढ़ेंगे, मैंने बताया था आपको, सेकंड सेक्शन अपन पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल और थर्ड सेक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब मजेदार बात यह है कि गैल्वेनिक सेल अपन पढ़ेंगे सेकंड सेक्शन में, पर डायरेक्टली गैल्वेनिक सेल शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि दिक्कत पता है क्या होगी? अगर मैं डायरेक्टली गैल्वेनिक सेल शुरू कर देता हूं जैसा आपके एनसीईआरटी ने कर रखा है, तो आपको यह नहीं समझ में आएगा वहां पर कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एनोड इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा,
कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आपके दिमाग में यह डाउट रहेगा कि सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड से कैथोड हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होता है। यह पोटेंशियल डेवलप हुआ तो कहां हुआ और कैसे हुआ। तो जब तक आपको यह नहीं समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप होता है, तब तक आप गैल्वेनिक सेल नहीं समझ सकते। और आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली गैल्वेनिक सेल समझा रखा है इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो एनसीईआरटी चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ा करो आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को गैल्वेनिक सेल समझने के लिए अपन को यह समझना होगा कि इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप हुआ तो कैसे हुआ। और याद करो, आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा होगा, डेनियल सेल कुछ सुना होगा ऐसा नाम, है ना। 8th 9th 10th क्लास में कहीं ना कहीं डेनियल सेल नाम सुना होगा आपने। और डेनियल सेल जब होता है तो वहां पर दो इलेक्ट्रोड होती है, एक जिंक इलेक्ट्रोड होती है, एक कॉपर होती है। जिंक का क्या होता है, थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करोगे तो याद आएगा कि जिंक का वहां पर होता है ऑक्सीडेशन और कॉपर का होता है रिडक्शन। अब ये डाउट आएगा कि सर जिंक का ही ऑक्सीडेशन क्यों हुआ और कॉपर का ही रिडक्शन क्यों हुआ। अगर मैं गैल्वेनिक सेल डायरेक्ट पढ़ाने की भी कोशिश करूं तो आपके इतने सारे डाउट इकट्ठे हो जाएंगे कि कम समझ में आएगा, डाउट पहले ज्यादा इकट्ठे होंगे। बात समझ में आ रही है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, कॉपर का रिडक्शन क्यों हुआ, इसको समझने के लिए अपन को सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब गैल्वेनिक सेल अगर मुझे शुरू करना है तो डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकता, दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। एक तो पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तब जाके गैल्वेनिक सेल समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस अपन को यहां पर समझना है, कुछ याद रखने की चीजें नहीं है यहां पर, क्योंकि एग्जामिनर यहां से कुछ पूछता नहीं है। बस अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हाँ इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप होता है तो कैसे डेवलप होता है, कितने टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, और अगर इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो इसको मेजर कैसे करेंगे। ये चार क्वेश्चन के अपन को सिंपली यहां पर आंसर करना है। और जैसे ही ये आंसर अपन को मिल जाएंगे अपन मूव कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, और जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म हुई अपन गैल्वेनिक सेल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सेकंड सेक्शन में अपन कैसे प्रोसीड करेंगे। अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। क्या, इलेक्ट्रोड जो मारे पोटेंशियल उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो आपने वैसी ही बात कर दी जैसे मैंने बताया था वेपर प्रेशर। वेपर जो मारे प्रेशर उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। सर इलेक्ट्रोड जो मारे पोटेंशियल उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नहीं बात तो सही कर रहे हो, पर ना अगर आप किसी भी बच्चे से भी पूछोगे ना वो भी यही बोलेगा, इलेक्ट्रोड जो मारे पोटेंशियल उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। हाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपन, है ना। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में इतना जानते हो तो एक बात बता दो, इलेक्ट्रोड क्या होती है। सांस तो आपने जोर से भर ली, कुछ छोड़ो भी तो सही। कुछ बोल रहे हो ना, हाँ बोलने की कोशिश करो, इलेक्ट्रोड क्या होती है। क्या क्या होती है इलेक्ट्रोड, रॉड। सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो, एक जना बोलो, रॉड। वो तो एनोड और कैथोड हो गई। हाँ बोलो, कौन सी रॉड को कहेंगे। एक सेकंड, हाँ अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि इंग्लिश में रॉड, हिंदी में डंडी या डंडा है। मेटल की डंडी इलेक्ट्रोड कहलाती है। बोलो ना, हाथ क्यों जोड़ रहे हो, हाथ मत जोड़ो यार, ऐसी क्या बात हो गई। हाँ बोलो फटाफट।
इलेक्ट्रिसिटी डालें, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी टमाटर जनरेट होती है, डालनी नहीं पड़ती। मैं सेल का कंस्ट्रक्शन नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आपने ऑक्सीडेशन भी करा दिया, रिडक्शन भी करा दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी डाल दी, सब कुछ कर दिया आपने। हाँ देखो, हाँ नहीं, इधर सुनो ध्यान से, रुक जाओ, इधर सुनो, अब सुनना, इलेक्ट्रोड पता है क्या होती है? मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आपको पता है क्या होता है ना? मेटेलिक कंडक्टर मतलब मेटल रॉड, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। जब किसी मेटेलिक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डुबोते हो, जब किसी मेटेलिक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डुबोते हो, तो डुबोने पर वो जो मेटेलिक कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। मेटेलिक कंडक्टर को जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या करते हो, डिबोते हो, तो डिबोने पर वो जो मेटेलिक कंडक्टर है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। और डिबोने पर पोटेंशियल डेवलप होता है तो कहलाता है इलेक्ट्रोड पे डेवलप होने वाला पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब किसी मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डुबोते हैं तो डुबोने पर वो जो मेटेलिक कंडक्टर है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है, सुनना ध्यान से। जब किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करता हूं, जब किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करता हूं, तो डिप करने पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एग्जांपल की तरह समझते हैं इसको। मान लो मुझे जिंक इलेक्ट्रोड यहां पर बनानी है, तो जिंक रॉड को किस में डिप कर दूंगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिप कर दूंगा, तो जिंक की जो रॉड होगी वो क्या कहलाएगी? जिंक इलेक्ट्रोड कहलाएगी। और अगर इस पे पोटेंशियल डेवलप करना है तो पोटेंशियल कैसे डेवलप करूंगा? जिंक की रॉड को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में जब डिप करूंगा, जिंक की रॉड को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में जब डिप करूंगा, तो डिप करने पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर एक बात बताओ, जिंक रॉड को आपने उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करा, तो आप मुझे बताओ सर, जिंक के आयंस क्या मार्केट में फ्री फॉर्म में मिलेंगे? नहीं, फ्री फॉर्म में तो नहीं मिलेंगे। तो फिर जिंक के आयंस कहां से लाएंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिंक को डिप करना पड़ेगा ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में। ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन से अपन को मिलेगा Zn+2 और SO4-2। मतलब मैं कह सकता हूं वो जो सॉल्यूशन है उसमें किसके आयंस मौजूद हैं? जिंक के आयंस मौजूद है। तो जब आप किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करते हो, तो डिप करने पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे। When a metal is dipped in, when a metal is dipped in, when a metal is dipped in, when a metal is dipped in aqueous solution of its ions, when a metal is dipped in aqueous solution of its ions, it acquires either positive or negative charge. It acquires either positive or negative charge with respect to solution. It acquires either positive or negative charge with respect to solution. And a potential difference is developed. And a potential difference is developed in between metal, and a potential difference is developed in between metal and solution, and a potential difference is developed between metal and solution, which is known as electrode potential, which is known as electrode potential. Which is known as electrode potential. ठीक है। अब यहां पर अपन को ये तो पता पड़ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता कैसे है।
जब किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो डिप करने पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है इसको अपन को देखना है। ठीक है, एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपके सिलेबस में यहाँ पर जो स्टडी दे रखी है वो बिल्कुल सरफेस लेवल पर स्टडी दे रखी है, डेप्थ में स्टडी बिल्कुल भी नहीं दे रखी है। फिर भी सरफेस लेवल पर अगर अपन समझे ना तो बहुत कुछ दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोड पर कैसे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इसको अपन समझेंगे। साथ ही साथ यहां पर कुछ क्वेश्चंस के अपन को आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितने टाइप के होते हैं। चलो ठीक है, माना यहां पर पोटेंशियल डेवलप हुआ तो इस पोटेंशियल को मेजर कैसे करेंगे, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन कि डेवलप हुआ पोटेंशियल तो कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, वैसे तो इतनी डिटेल में स्टडी नहीं दे रखी है पर फिर भी थोड़ा सा अपन को समझना पड़ेगा। आपके मॉड्यूल में डायरेक्टली दे रखा है कि पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप कैसे होगा, जब किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब मैंने मेटल रॉड ली, इसको इसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप कर दिया, तो यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अभी अपन ने इतना ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है इसमें, फिर भी अपन थोड़ा बहुत जवाब दे सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किस बात पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन उस बात पे डिपेंड करेगी। और किस बात पे डिपेंड करेगी, पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है वो इनके बीच में हो रहा है, तो आपने बता दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगी। और किस बात पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोड चेंज कर दूंगा तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। जिंक इलेक्ट्रोड का अलग पोटेंशियल होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का अलग पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि अलग अलग इलेक्ट्रोड ले और पोटेंशियल सेम आ जाए। मतलब कह सकता हूं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगी, साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, और किस बात पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, लिखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेनली डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेनली डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेनली डिपेंड्स ऑन, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकंड पॉइंट concentration of ions in solution, nature of electrode, second point concentration of ions in solution, third point temperature and pressure, temperature and pressure। ठीक है, अब दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, हमें यह चीज समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग इलेक्ट्रोड का अलग अलग पोटेंशियल आएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है आयंस का उस पे डिपेंड करेगा, ये आपने ही बताया था मुझे। अब ये जो तीसरी चीज है सर टेम्परेचर और प्रेशर, ये समझ में नहीं आता, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा तो कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे जैसे अभी अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना, मैं टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट आपको बता दूंगा, है ना, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट बताऊंगा आपको कि अगर मैं यहां पर कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी तो जस्ट अपन ने स्टार्ट ही करा है, तो सिर्फ अभी अपन ने यहां पर फैक्टर्स देख लिए जिस बात पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ठीक है, जो फैक्टर्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो डिटेल में आपको आगे समझा दूंगा, विश्वास करो कि मैं इसी क्लास में बताऊंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा कि हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अपन, है ना, मैं बता दूंगा, आप भूल जाओगे तब भी मेरे को याद रहेगा। ठीक है ना। अब यहां पर एक और चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो दूसरा क्या होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, अगर एक ऑक्सीडेशन है तो दूसरा क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स, लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। अब इधर सुनो, अब इसको डिटेल में देखेंगे कि पोटेंशियल डेवलप हुआ तो कैसे हुआ। हाँ, ये चीज समझ में आती है पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा। जब किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सोल्यूशन में डिप कर देंगे तो पोटेंशियल डेवलप होगा। अब होगा तो कैसे होगा इसको समझना है यहाँ पर। ठीक है, मेरी पूरी बात ढंग से सुनना, उसको दिमाग में बिठाना, पहले ही डाउट क्रिएट करने की कोशिश मत करना। जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा ना, अपने आप सारे डाउट खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे केमिस्ट बन गए और साइंटिस्ट बन गए और अपने आप को साइंटिस्ट डिक्लेयर कर दो मन में और यहां पर डाउट लेकर खड़े हो जाओ इतने सारे ढेर सारे। पहले सुन लो एक बार, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। मान लो ये क्या है, मेटल एम है, कोई भी मैंने एक जनरल मेटल ले ली, मेटल एम। तो इस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे क्या करना है, डेवलप करना है। ये इलेक्ट्रोड कब कहलाएगी, जब इस मेटल को मैं किस में डिप करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करूंगा। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये इसी के आयंस वाला सॉल्यूशन है, मतलब मेटल आयंस मौजूद है यहां पर। अब आप इसको ऐसे सोच लो कि ये क्या है, जिंक रॉड है और यहां पर क्या है, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब पहले क्या करा होगा, पानी लिया होगा, उसमें ZnSO4 डाला होगा, अच्छे से हिलाया होगा और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया होगा। ठीक है, मतलब ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब यहां पर कौन कौन मौजूद होगा, Zn+2 और SO4-2। मतलब मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसमें जिंक रॉड डाल दी। अब जरूरी नहीं है सिर्फ जिंक के लिए ही एप्लीकेबल है, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, एक जनरल मेटल एम ले लिया और उसको मैंने किस में डिप कर दिया, इसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूं जो मेटल आयंस का सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर है ना। अब वाटर अपन जानते हैं कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाँ मतलब ज्यादा होता है। 81 क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तोड़ने की क्षमता। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने की टेंडेंसी, सामने वाले को तोड़ने की टेंडेंसी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उसके तोड़ने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। अब यहां पर ये जो वाटर मौजूद है इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये दो यहां पर कंडीशंस क्रिएट कर सकता है, ये यहां पर दो प्रोसेसेस कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वाटर यहां पर जो मौजूद है वो क्या करेगा, इस मेटल रॉड में जो मेटल एटम्स मौजूद हैं उनको ब्रेक कर करके सॉल्यूशन में धीरे धीरे लाता जाएगा। एक कैपेसिटर नहीं है, ये मेटल रॉड है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है, पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे नेगेटिव पार्टिकल भी होंगे। ठीक है, मेटल रॉड है ये, है ना। अब वाटर की टेंडेंसी क्या है, वाटर क्या करेगा, वाटर एक पॉसिबिलिटी क्या करेगा कि इस मेटल रॉड में से जो मेटल एटम्स हैं उनको धीरे धीरे करके तोड़ तोड़ कर सोल्यूशन में लाता जाएगा। मतलब यहां पर जो मेटल एटम हैं वो क्या होंगे, टूटेंगे, आयन में कन्वर्ट होंगे और सोल्यूशन में आते चले जाएंगे। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, मतलब तोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा, तो वाटर क्या करेगा, इस मेटल एटम को तोड़ेगा, आयन में कन्वर्ट करेगा और धीरे धीरे कहां लाता जाएगा, सोल्यूशन में लाता चला जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मेटल एटम मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल एटम मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप मुझे बताओ यहां पर जो मेटल आयन आ रहा है वो कैटायन होगा या एनायन होगा, क्या होगा। मतलब मैं कह सकता हूं धीरे धीरे करके सॉल्यूशन में मेटल आयंस चले आ रहे हैं। और ये कैसे आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मेटल एटम ने क्या करा, एन इलेक्ट्रॉन छोड़े, आयन में कन्वर्ट हुआ और कहां चला आया, सॉल्यूशन में चला आया। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अभी आप मुझे बताओ यहां पर जैसे ही मेटल एटम मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीडेशन मेटल का होगा या मेटल आयन का, मेटल का होगा। मतलब मेटल जो है उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, वो किस में कन्वर्ट हुआ, मेटल आयन में। और कैसे कन्वर्ट हुआ, एन इलेक्ट्रॉन छोड़कर। अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखूं तो मैं कह सकता हूं जिंक एटम है, ये किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर, और ये दो इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ेगा, इस रॉड पे ही छोड़ेगा।
ये बात समझ में आ रही है? अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर एक बात बताओ, एटम आयन में कन्वर्ट होते होते सोल्यूशन में आता चला जा रहा है, एटम आयन में कन्वर्ट होते होते सोल्यूशन में आता चला जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि याद करो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जब भी मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, बाहर से एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करानी पड़ती है। अगर किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहां पर क्या मैंने एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा रखा है? नहीं लगा रखा है। मैंने तो क्या करा, मेटल को उसी के आयंस वाले सोल्यूशन में डिप करके छोड़ दिया, ये अपने आप हो रहा है जो हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सोल्यूशन में नहीं आएंगे, वो यहां पर एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, अब पहले ये जो सोल्यूशन था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब आप मुझे बताओ ये सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे करके मेटल आयन सोल्यूशन में आते चले जा रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं सोल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज बनता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेटल रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी? पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मेटल आयन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कहां पर छोड़ा, इलेक्ट्रोड पर ही छोड़ा, और कहां पर आ गया, सोल्यूशन में आ गया। मतलब मैं कह सकता हूं धीरे धीरे करके मेटल रॉड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। मतलब जो रॉड होगी वो नेगेटिव चार्ज होती चली जाएगी। तो आप मुझे बताओ, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज, इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और इसी पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और याद करो डेफिनेशन में भी मैंने यही बोला था, जब किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करोगे तो यहां पर जो रॉड है, जो इलेक्ट्रोड है, वो एक चार्ज कैरी करेगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। और यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा किसके बीच में, सॉल्यूशन और मेटल के बीच में, जिसे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मुझे तो एक बात बताओ, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इसलिए बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब मुझे फटाफट जवाब देते रहना। मैंने अभी आपको बोला था कि वाटर की यहां पर दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक पॉसिबिलिटी अपन ने देख ली, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी पता है क्या होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि यहां पर इस सोल्यूशन में मेटल आयंस मौजूद होंगे। मेटल को मैंने इसी के आयंस वाले सोल्यूशन में डिप करा था, मतलब सोल्यूशन में पहले से ही मेटल आयंस मौजूद होंगे। अब ये जो वाटर है, ये वाटर क्या करेगा, इन मेटल आयंस को इस इलेक्ट्रोड पे क्या करवाएगा, टकरावाएगा। ये बार बार हिट कर रहे होंगे इस पर, ठीक है। अब ये क्या है, मेटल आयंस। अब आप मुझे बताओ, इन मेटल आयन की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की? हाँ, लेने की होगी, क्योंकि दे तो पहले ही चुके हैं। अब क्या करेंगे, लेंगे। लेंगे कहां से, यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, यहां पर क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और यहां से लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? किसको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के पास, मेटल आयन को जाना पड़ेगा। ये चीज समझ में आती होगी। अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, मतलब मेटल आयंस को ही कहां जाना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोड के पास जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो यहां पर वाटर एक और पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। मेटल आयन क्या कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अगर रिडक्शन हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा है, मेटल का या मेटल आयन का? मेटल आयन का हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन भी किसका हो रहा है, मेटल आयन का। मेटल आयन का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एन इलेक्ट्रॉन। किस में कन्वर्ट होगा, मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं कह सकता हूं कॉपर आयंस का सॉल्यूशन है, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो मेटल आयन है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं आएगा, तो इसी को इसके पास जाना पड़ेगा। तो होगा ये मेटल आयन मेटल एटम में कन्वर्ट होगा, और यहां पर इकट्ठा होता चला जाएगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मुझे एक बात बता दो बस, इनिशियली ये जो सॉल्यूशन था, आयंस का सॉल्यूशन था, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब रिडक्शन होने के बाद ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? क्या हो जाएगा,
नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मेटल आयंस ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करा और एटम में कन्वर्ट हो गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कम हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बढ़ गए, मतलब कह सकता हूं सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेटल रॉड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसे कह सकते हो पॉजिटिव? क्योंकि इन आयंस ने क्या करा, यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंसी हो गई मतलब मैं कह सकता हूं पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब जो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब भले ही इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज रहे या नेगेटिव चार्ज रहे, पोटेंशियल तो डेवलप होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, और इसी पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अब एक बात मुझे बता दो, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ ये किसके कारण हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो मैं कहूंगा रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो मुझे बताओ क्या ऑक्सीडेशन 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 ही होता चला जाएगा, या किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो रिडक्शन 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 ही होता चला जाएगा? नहीं, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, और दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। जो ज्यादा होगा वैसा रिजल्टेंट इफेक्ट दिखाई देगा। अगर सपोज करो ऑक्सीडेशन यहां पर ज्यादा हुआ तो नेट रिजल्टेंट आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नजर आएगा। अगर रिडक्शन ज्यादा हुआ, अगर रिडक्शन प्रोसेस ज्यादा हुआ तो नेट रिजल्टेंट आपको रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता हुआ नजर आएगा। एक्चुअल में होता क्या है, डिटेल में नहीं दे रखा है फिर भी बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा पूरा। जब किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करते हो आप, जब किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करते हो तो ऐसा नहीं है सिर्फ ऑक्सीडेशन 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 होगा या रिडक्शन 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 होगा, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, पर जो ज्यादा होगा उसका इफेक्ट नजर आएगा। तो मेटल को मान लो आपने उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करा, ठीक है। अब मेटल का क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, एन इलेक्ट्रॉन छोड़कर। तो होगा क्या, जब किसी मेटल को इसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करोगे तो मान लो इनिशियली 10 मेटल एटम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कितने मेटल एटम का ऑक्सीडेशन हो गया, 10 मेटल एटम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद 5 एटम का ऑक्सीडेशन हुआ, 5 आयंस का रिडक्शन हुआ, 5 एटम का ऑक्सीडेशन हुआ, 5 आयन का रिडक्शन हुआ, 5 एटम का ऑक्सीडेशन हुआ, 5 आयन का रिडक्शन हुआ, मतलब कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। ये बात समझ में आ रही है? तो 5 एटम का जब ऑक्सीडेशन होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन, 5 आयन का जब रिडक्शन होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन। तो कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। पर जो नेट इफेक्ट मुझे दिखाई देगा वो ऑक्सीडेशन नजर आएगा, क्योंकि पहले 10 एटम ऑक्सीडाइज हो चुके। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ऑक्सीडेशन होगा ज्यादा तो नेट रिजल्टेंट मुझे ऑक्सीडेशन होता हुआ नजर आएगा, अगर रिडक्शन होगा ज्यादा तो नेट रिजल्टेंट मुझे रिडक्शन होता हुआ नजर आएगा। अब सर कैसे पता चलेगा नेट रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन हुआ है, नेट रिजल्टेंट रिडक्शन हुआ है? तो मुझे एक थोड़ी सी छोटी सी बात बताना। एक बहुत सिंपल सा तरीका है जैसे अपन पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। मुझे एक आप ही बात बताना, जब मैं यहां पर मेटल को इसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डालूंगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा तो ये जो मेटल रॉड है ये मोटी होगी या पतली? ये पतली हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे करके मेटल एटम्स सॉल्यूशन में आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, और आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में डूबते चले जा रहे हैं। तो जब यहां से मेटल एटम्स टूटते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो रॉड होगी, रॉड जो होगी वो पतली हो जाएगी, और यहां पर रिडक्शन में मेटल रॉड मोटी होती चली जाएगी, क्योंकि मेटल आयंस जो सॉल्यूशन में मौजूद है वो एटम में कन्वर्ट हुए और यहां पर एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब एक डाउट और आएगा, सर एक बात बताओ, मेटल को आपने उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप क्यों करा? तो जब भी किसी मेटल की अपन को टेंडेंसी पता करनी होती है कि इस मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन करने की है
या रिडक्शन करने की है, ये मुझे नेट रिजल्टेंट पता करना है कि इस मेटल की टेंडेंसी ज्यादा ऑक्सीडेशन करने की है, ज्यादा रिडक्शन करने की है, तो इस टेंडेंसी को पता करने के लिए मैं क्या करता हूं, मेटल को उसी के आयंस वाले सोल्यूशन में डिप कर देता हूं, ताकि मुझे नेट रिजल्टेंट पता चल सके। तो जब भी मुझे इफेक्ट पता होना होता है, इफेक्ट पता करना होता है, तो मैं क्या करूंगा, मेटल लूंगा और उसको उसी के आयंस वाले सोल्यूशन में डिप कर दूंगा। अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ज्यादा रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, मेटल को उसी के आयंस वाले सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? कॉपी करो इसको। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। बस यहां पर पता है अपन को क्या समझना था, बस ये समझना था कि हाँ पोटेंशियल डेवलप होता है, और कुछ काम का नहीं है ये। हाँ, चिपकते चले जाएंगे ना उस पे। इलेक्ट्रॉन्स तो मोबाइल है, इलेक्ट्रॉन्स तो मोबाइल है, घूमते रहेंगे। मेटल आयंस यहाँ पर पूरे जगह घूमे हुए हैं, मेटल आयंस सब जगह है यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे इससे, वो अटैच हो जाएंगे, तो ये जो मेटल एटम आयंस है वो बिल्कुल चिपक जाएंगे उस पर, वो बिल्कुल चिपक जाएंगे, इसलिए वो मोटी हो जाएगी रॉड। मतलब आप कह रहे हो कि पोटेंशियल जरूरी है मेटल पर ही डेवलप हो, ऐसा? नहीं, वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, पर मैं यही पूछ रहा हूं कि मेटेलिक इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप हुआ, मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पर नॉन मेटल हो जाए तो क्या पोटेंशियल डेवलप होगा? ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आयंस का भी पोटेंशियल डेवलप होता है, नॉन मेटल का भी होता है। हाँ, पोटेंशियल जो होता है वो मेटल का भी डेवलप होता है, नॉन मेटल का भी होता है, और आयन का भी होता है। ये सब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे। नॉन मेटल के भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आते हैं। हाँ, जैसे कि अगर अपन बात करें प्लेटिनम, पोटेंशियल होता है, प्लेटिनम पे भी पोटेंशियल होता है, इनर्ट होती है। आयंस का भी पोटेंशियल होता है, पर इतनी अपनी स्टडी नहीं दे रखी है, बिल्कुल सरफेस लेवल पर स्टडी दे रखी है। इवन जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है वो सिर्फ एक पन्ने की दे रखी है, एक पेज की दे रखी है। 7-8 पेज की होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं। यही मैंने बोला था, सिर्फ सरफेस लेवल पर स्टडी दे रखी है। ये बना लिया, ये तो बना लिया होगा। ये भी नहीं बनाया क्या? वहां से बनाना शुरू करा है क्या? तो यहां से एक एक मटकी भी नहीं बनाई आपने? ऐसे मत बनाओ। क्या हुआ? हाँ, ये मिटा दूं? ये तो हो गया होगा, सिर्फ ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल आपकी मैंने सुना 3 ही क्लास हैं।
वो लेक्चर बना लिया। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है क्या होता है? इलेक्ट्रोड जब मारे पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे क्या होता है, कैसे डेवलप होता है ना? अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो जाएंगी ये देख लेते हैं अपन। बना लिया, इसको लिख लेना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लेना। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ई नॉट की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ई नॉट की मदद से। अब स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब पोटेंशियल डेवलप होगा उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब डेवलप हो? स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? 1 मोलर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार और 1 एटीएम। 1 एटीएम ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1 बार, ठीक है। तो एक चीज यहां से समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एविडेंस आपको आगे दूंगा। एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस ये हैं, मतलब इन कंडीशंस पर तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, तभी ये मेंशन करी गई है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करता हूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करता हूं, तो क्या वो पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए, तभी कहलाएगा। और ये कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और बाकी सारी कंडीशन ऐसे ही रहने दो। साइमल्टेनियसली जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाके अपन बोलेंगे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन के अपन को आंसर करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर अपन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ तो कैसे डेवलप हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के होते हैं, और लास्ट क्वेश्चन रह जाता है कि हाँ माना अपन ने कि पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ तो कितना हुआ, इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ये चीज अपन को समझ में आती है, ठीक है। अब अपन को क्या पता करना है कि इस सिंगल इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। सिंगल इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आप बोलोगे सर
वोल्ट मीटर की मदद से फाइंड कर लो, पोटेंशियली तो फाइंड करना है, तो वोल्ट मीटर की मदद से फाइंड कर दो। तो अपन को फाइंड क्या करना था, सिंगल इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, वोल्ट मीटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं, पर वोल्ट मीटर की मदद से दिक्कत पता है क्या आएगी, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ना कि सिंगल इलेक्ट्रोड पे डेवलप हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर सपोज करो आप यहां पर वोल्ट मीटर लगा लेते हो, यहां पर आप वोल्ट मीटर लगा लेते हो, तो वोल्ट मीटर के दूसरे एंड को कहां कनेक्ट करोगे, हाँ? कहां सर, हम तो हाथ में पकड़ लेंगे सर, हवा में छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं नहीं सर, इसको क्या करेंगे, इसी में डुबो देंगे। नहीं सर, मैं तो जेब में लेके घूमूंगा, पता तो चले करंट कितना है। पर ऐसा नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताना, केमिस्ट्री में आपकी मर्जी चलेगी या मेरी, आईयूपीएसी की, मेरी नहीं चलेगी। केमिस्ट्री में आईयूपीएसी जो डिसाइड करती है वही चलता है, ना आपकी चलेगी मर्जी ना मेरी मर्जी चलेगी। तो एक चीज तो समझ में आ गई यहां से कि अगर मुझे सिंगल इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो वोल्ट मीटर की मदद से तो नहीं फाइंड कर सकता, बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएगा। तो अपन हमेशा क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप होगा इसकी वैल्यू अपन किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना तो इम्पॉसिबल है। तो अपन क्या करेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे उसे बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो दूसरा होता होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, पहले का नाम प्राइमरी है तो दूसरे का तो सेकेंडरी ही होगा, है ना। तो जब भी अपन सिंगल इलेक्ट्रोड पे डेवलप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे उसे बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेफरेंस कौन डिसाइड करेगा, आप या मैं, आईयूपीएसी डिसाइड करेगी, ये बात समझ में आती है। अब आईयूपीएसी को ऐसा रेफरेंस डिसाइड करना था जिसका पोटेंशियल उसको भी पता हो, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिसके रिस्पेक्ट में अपन इसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं इसका भी तो पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो आईयूपीएसी ने जो मेन रेफरेंस डिसाइड करा वो किसको करा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। किसको करा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, नहीं नहीं, हेडिंग लिखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड गिवन है, मॉड्यूल में सिर्फ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड गिवन है, तो सिर्फ अपन प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब अगर प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करें तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको माना गया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसको प्यार से अपन बोलेंगे शी, क्या बोलेंगे, प्यार से क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे, नो ही, शी नो ही। बात समझ में आ रही है, प्यार से क्या बोलेंगे अपन, इसको शी बोलेंगे, ये बात समझ में आ रही है। अब आईयूपीएसी ने रेफरेंस किसको बनाया, शी को बनाया। किसको बनाया, शी को बनाया। इससे यहां पर यह चीज समझ में आती है कि पूरी दुनिया ही नहीं, इवन आईयूपीएसी भी शी के पीछे पागल है। तो आईयूपीएसी को जब भी कुछ भी निकालना होता था वो क्या करता था, हमेशा शी के साथ निकाल लेता था। शी को रेफरेंस मान के क्या कर लेता था, निकाल लेता था। अब इसका रीजन नहीं है कि शी को ही क्यों लिया, इसका रीजन बिल्कुल भी नहीं है कि शी को ही क्यों लिया, प्रकृति है भाई।
उससे ज्यादा रिजल्ट आ रहे होंगे, अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे तो शी को ले लिया होगा। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी कुछ भी कैलकुलेशन करनी होती थी, कुछ भी कैलकुलेट करना होता था, तो आईयूपीएसी हमेशा किसको रेफरेंस बना देता था? शी को बना लेता था और उसकी मदद से निकालता था। अब जब मेन रेफरेंस डिसाइड करने की बात आई, पुराने जमाने से ही करता हुआ आ रहा है, जब मेन रेफरेंस की बात आई तो मेन रेफरेंस आईयूपीएसी ने किसको बना दिया? शी को बना दिया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि जब भी अपन पुराने जमाने में रेफरेंस डिसाइड करते थे ना, तो पता है क्या होता था? ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहते थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब चीजें अवेलेबल रहती थी। ठीक है, तो बहुत जगह आप देखोगे जो रेफरेंस है, या तो हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या कार्बन है। याद करो, मोल में जो रेफरेंस लिया था मोल को बनाने का, वो कार्बन था। अब क्यों कार्बन लिया? पता नहीं। बात समझ में आ रही है? शी क्यों लिया? पता नहीं। है ना? अब अगर शी की बात करें तो आईयूपीएसी ने क्या करा? शी को रेफरेंस बनाया। अब जिसको रेफरेंस बनाया उसका रेफरेंस भी तो पता होना चाहिए, तभी तो जाके इसकी वैल्यू आएगी। तो आईयूपीएसी ने शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया 0। ये कहीं से आया नहीं, क्या करा? मान लिया 0 एट ऑल टेम्परेचर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आती है, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो निकाल ही नहीं सकते। अब अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात आएगी तो उसका भी निकाल नहीं सकते। तो आईयूपीएसी ने शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया 0। ये कहीं से आया नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसके रेफरेंस में अपन इसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं, उसका भी तो रेफरेंस पता होना चाहिए, तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी। तो इसका पोटेंशियल मतलब हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या कर लिया गया? मान लिया 0। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे अपन, चलो लाइन बाद में लिखेंगे, अब इधर समझ लो। अब अगर मैं बात करूं शी की, नेक्स्ट क्लास में ही समझेंगे, है ना? इसमें एक लाइन लिखेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा शी का, है ना? एक चीज बता देता हूं, शी को टैकल करना ना आसान नहीं है। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आपको पता है ना शी बहुत एक्सप्लोजिव टाइप की होती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन जो होता है वो एक्सप्लोजिव होती है। पता नहीं क्या समझ रहे हो, लिखो, एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखेंगे, मैंने होमवर्क नहीं दिया ना आपको? BB1 पूरी बना लेना। मैंने कुछ क्वेश्चन तो दे दिए थे आपको, है ना? BB1 के कुछ क्वेश्चन दे दिए थे, BB1 अब आप पूरी बना लेना। और एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 13 to 18, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 13 to 18, एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2, 6, 13, 14, 15, 2, 6, 13, 14, 15, 22, 33, सॉरी 22, 30, 2, 6, 13, 14, 15, 22, 30, 36, 37, 36, 37, 2, 6, 13, 14, 15, 22, 30, 36, 37. Exercise number 3, question number 21 and 25. Exercise number 3, question number 21 and 25. Question number 21 and 25. ठीक है? हाँ हाँ, इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, according to IUPAC convention, comma, electrode potential of she, electrode potential of she is arbitrary
इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी की स्पेलिंग नहीं पता क्या? क्या होती है? ARBITRARY, आर्बिट्रेरी, assume to be zero, arbitrary, assume to be zero at all temperature, arbitrary, assume to be zero at all temperature, ठीक है। तो जब भी अपन किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? शी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अब शी का भी रेफरेंस पता होना चाहिए था, तो IUPAC ने क्या मान लिया? शी का रेफरेंस 0। ये आया नहीं है कहीं से, माना गया है। थैंक यू।